नेक्स्ट है चैप्टर 11 मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकार से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त दोनों पर, यानी उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इसमें से हम लोग देखेंगे कि चारों में से कौन सा वक्तव्य सही है। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18, यानी अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 व 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, यह सभी सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार भारतीयों को। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन
भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के अ में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। व्यवसाय का अधिकार भी है और धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23-24 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? उपयुक्त सभी का अधिकार, यानी गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। स्वास्थ्य पर, सदाचार पर और लोक व्यवस्था पर, इन सभी पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि लागू हो तब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश यानी रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी, यानी उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, यह सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है मैंडेमस। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उपयुक्त सभी।
यानी अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोक सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 का क। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद में कौन सही नहीं है? गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 से संबंधित नहीं है, यह गलत है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, यह भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, यह भी सही है। ऑप्शन बी सिर्फ गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी नहीं है, विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी है और धारणा देने की आजादी भी है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। निम्न में से कौन सा या से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आत्म दोषारोपण के संरक्षण और अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडेमस का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद।
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी किससे संबंधित है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 का ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 21 का ए। भारत के संविधानों के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सूची 2 में यह दिया गया है कि वह मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चैप्टर 12 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है? भाग 36 से 51 तक। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, यह सभी सिद्धांत अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा? केटी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निदेशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निदेशक तत्वों में नीति निदेशक सिद्धांत है वाद्य योग नहीं। नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए।
मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। निम्नांकित में से कौन सा राजनीति का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है या है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार, मद्य निषेध है, काम का अधिकार है और समान कार्य हेतु समान वेतन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है ए और सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में और नीति निदेशक तत्वों में, दोनों में पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? उपयुक्त सभी, यानी समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, इन सभी में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? स्वयं विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? अनुच्छेद 49। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में दिया गया है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1976। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 का क। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 का ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, यह सभी है। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए भाग 4 का ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में भारतीय संसद के बारे में दिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को।
संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद का एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति, इन सभी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? उपयुक्त सभी, यानी बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 3 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, यह कथन सही नहीं है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, यह सही है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, यह भी सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के
दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, यह सही नहीं है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। नेक्स्ट है चैप्टर 15। चैप्टर 15 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह कथन सही नहीं है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होती हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। यह सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य के से कहीं भी अधिक होता है। सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? उपरोक्त सभी यानी भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए एवं बी दोनों यानी प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। प्रधानमंत्री का अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार है। संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का भी अधिकार है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? उपरोक्त सभी, यानी मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? उपरोक्त सभी, यानी पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, यह सभी वीटो शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। सही है। राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? 30 लाख। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली तथा पुडुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द सा भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहले एन.एस. रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर. वेंकट रमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? वीवी गिरी। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। यह सही नहीं है। राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह भी सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यसभा का सदस्य हो, यह सही नहीं है। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति उपयुक्त सभी मामलों में यानी अनुपस्थित हो तब, बीमार हो तब और अपना कार्य करने में अक्षम हो तब, इन सभी में कार्यभार संभालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है या नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कथन सही है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगी। यह भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। यह कथन सही नहीं है। उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सही है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यह कथन भी सही है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में 2 मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ज्ञानी जैल सिंह। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? के आर नारायणन। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? वीवी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इन सभी में से कौन कौन ने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एमएच अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? सोवियत संघ में राजदूत। नेक्स्ट है चैप्टर 17। चैप्टर 17 में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में भी जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उपयुक्त दोनों का, यानी राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, इन दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? उपयुक्त सभी, यानी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, सभी को। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। राज्यसभा की चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, यह कथन सही नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, यह भी सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में
सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां के वह प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? उपयुक्त दोनों, यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन।
राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? उपयुक्त सभी, यानी इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, यह सभी थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वीएस रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं, यह कथन गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कूट 1 और 2 सही है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना चाहिए उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह भी सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? 14 दिन। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं विघटित होती है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 18, यह सही नहीं है। उड़ीसा 10 सही है। तमिलनाडु में 18 सही है। महाराष्ट्र में 19 सही है। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चैप्टर 18 में है लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को
राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972। लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 ईस्वी में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा सर्वाधिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। लोकसभा के निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? इनमें से सभी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? असम। 13 यह सही नहीं है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। लोकसभा में कोरम घनपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 1 लाख। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 ईस्वी से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें से सभी द्वारा, यानी विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है? उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। इन सभी संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान
आरक्षित नहीं है। उपरोक्त सभी केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? इनमें सभी। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? नागौर। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? छठी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 17वीं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्रहित नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो या कर दी गई हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 में। यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ है, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। भारत में शून्यकाल यानी 0 आवर कब शुरू की गई? 1962। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19। इसमें हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं इनमें से सभी यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह बने थे प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित।
भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? एच.डी. देवगौड़ा थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा उपयुक्त सभी को, यानी चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपयुक्त दोनों, यानी चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। यह दोनों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपयुक्त दोनों, यानी वीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। इस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, केवल 1।
लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री से है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है चैप्टर 20 संघीय मंत्रिपरिषद। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है? लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। कैबिनेट मंत्री शामिल रहता है, राज्य मंत्री भी रहता है और उप मंत्री भी शामिल रहता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 मास के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार का राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो? लोकसभा का। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपयुक्त दोनों पर, यानी निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? जगजीवन राम। सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एच आर खन्ना। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सी या से सही है या है? भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। यह कथन गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। यह कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ना तो कथन 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? चलिए देखते हैं इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। यह कथन सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। यह कथन गलत है। सिर्फ कथन 1 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। यह कथन गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। यह कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? इनमें से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई वी चौहान और प्रणब मुखर्जी। यह सभी रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चैप्टर 21 प्रमुख